हेलो एवरीवन, दिस इज जीरो केमिस्ट्री। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो हमने यहाँ पर सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें कि हम 2 लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट कर चुके थे। हमने यहाँ पर बेसिक समझे थे सॉल्यूशन क्या होता है, और हमने यहाँ पर सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को बताने वाले उसके टर्म्स के बारे में भी डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती हैं। हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ पर मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज यहाँ पर वहीं से आगे बढ़ते हुए हम थोड़े और आगे के टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि हमारे पास रहेगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, आई होप शायद ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस किया था सॉल्युबिलिटी क्या होती है। लेकिन एक बार और इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जब हम हेनरी लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ पर सॉल्युबिलिटी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर रहता है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हमने बोला था कि जो सॉल्युबिलिटी होती है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, या फिर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वो सॉल्यूट है जिसको कि हमने किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है। क्या क्या कंडीशन इसके लिए रहने वाली है वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कोई यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट यहाँ पर हमने लिया हुआ है। सॉल्वेंट का क्या है, पर्टिकुलर अमाउंट लिया हुआ है, कोई फिक्स अमाउंट लिया हुआ है, जिसमें कि हम किसी सब्सटेंस की, किसी सॉल्यूट की क्या बताने वाले हैं, जिसमें हम किसी सॉल्यूट की यहाँ पर क्या बताने वाले हैं, सॉल्युबिलिटी बताने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्वेंट है। इस सॉल्वेंट में हमने क्या ऐड करना है, यहाँ पर सॉल्यूट ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है, सॉल्यूट ऐड करना है। और सॉल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट कितना ऐड हो सकता है, और इसके लिए कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन है यहाँ पर कि ये एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। यहाँ पर जो बात हम करने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही सॉल्युबिलिटी की बात होगी, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो आपको ये बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम सॉल्युबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है वो किन किन चीज़ों से यहाँ पर अफेक्ट होती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो अफेक्ट होती है नेचर ऑफ सॉल्यूट से, नेचर ऑफ सॉल्वेंट से, और साथ ही साथ हमने बोला टेम्परेचर और प्रेशर से भी यहाँ पर अफेक्ट होती है। तो नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और साथ ही साथ यहाँ पर जो टेम्परेचर और प्रेशर है उनकी कंडीशन से भी किसी सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, अफेक्ट होती है। आई होप ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर सॉल्युबिलिटी थोड़ा सा इसमें और समझते हैं। सॉल्युबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, किसकी, सॉलिड इन लिक्विड की। कोई लिक्विड सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट में हमने सॉलिड सॉल्यूट ऐड करा हुआ है, उसमें यहाँ पर क्या है, सॉल्युबिलिटी किस तरीके से होगी उसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि पोलर चीज़ें क्या होती हैं, व्हाट आर पोलर थिंग्स। ठीक है, पोलर बियर की बात नहीं हो रही है। ठीक है ना, पोलर यानी कि यहाँ पर जिसमें पोलैरिटी होती है, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें पोलैरिटी होती है। ठीक है, पोल्स यहाँ पर जनरेट हो जाते हैं। तो जो पोलर सॉल्यूट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं किसमें, पोलर सॉल्वेंट में। यहाँ पर क्या बात हो रही है जो पोलर सॉल्यूट्स होंगे, ठीक है, जिनमें पोल जनरेट होंगे, वो यहाँ पर किस में डिजोल्व होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं वो किस में डिजोल्व होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं यहाँ पर, सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन होते हैं ड्यू टू सिमिलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, क्योंकि उनमें सिमिलर मॉलिकुलर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज लगते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? पोलर मॉलिक्यूल, इधर भी पोलर मॉलिक्यूल, दोनों में सेम टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होंगे। नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इधर भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल, सॉल्यूट भी नॉन पोलर, सॉल्वेंट भी नॉन पोलर, सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन। यहाँ पर सॉल्यूट पोलर, सॉल्वेंट पोलर, सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शन के कारण पोलर सॉल्यूट जो होते हैं वो पोलर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं, और जो नॉन पोलर सॉल्यूट होते हैं नॉन पोलर यहाँ पर सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। तो लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। लाइक डिजोल्व्स लाइक, लाइक डिजोल्व्स लाइक, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। लाइक डिजोल्व्स लाइक, ठीक है, पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर। ठीक है ना। अगली बात यहाँ पर अगर हम करते हैं यहाँ पर तो जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं वो जब यहाँ पर सॉल्यूशन बना रहे होते हैं तो इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन कहा जाता है। सॉल्यूट सॉल्वेंट मिलेंगे, घुलेंगे, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिसोल्यूशन कहा जाता है। और अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो रहे हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट अलग हो रहे हैं, किसकी बात हो रही है, जब सॉल्यूट कैसा है, हमारे पास सॉलिड है,
जब सॉल्यूट कैसा है, सॉलिड है, तो उस टाइम पे जब दोनों अलग होंगे तो इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सॉलिड के क्रिस्टल बनने लग जाएंगे। आई होप ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। और जब हम कहाँ पर होते हैं, नियर सेचुरेशन पॉइंट। सेचुरेशन पॉइंट पता है ना, जहां पर और अधिक डिजोल्व नहीं हो सकता, कौन, सॉल्यूट, और ज्यादा सॉल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम, सेचुरेशन पॉइंट। तो सेचुरेशन पॉइंट के आसपास क्या देखने को मिलता है हमें, यहाँ पर हमको डिजोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन दोनों प्रोसेस इन इक्विलिब्रियम कंडीशन देखने को मिलती है, यानी कि वहां पर इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो जाता है सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में। डिसोल्यूशन की प्रोसेस और क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस कैसी रहती है, यहाँ पर डायनेमिक रहती है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना, कर सकते हैं इसको। अब बात करें अगर यहाँ पर कि जो सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी है किसमें, लिक्विड्स में, सॉलिड की सॉल्युबिलिटी है किसमें, लिक्विड में, ये किन किन चीज़ों से अफेक्ट हो जाती है। तो पहली चीज़ तो किस चीज़ से अफेक्ट होती है, पहली चीज़ तो ये अफेक्ट होती है आपके पास टेम्परेचर से। किससे अफेक्ट होती है, टेम्परेचर से अफेक्ट होती है। अगर यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस है, अगर क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस जो है यहाँ पर सॉलिड की एंडोथर्मिक है, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि उसको हीट चाहिए भाई, ठीक है। एंडोथर्मिक का मतलब हीट प्रोवाइड करवानी है उसको, तो हम प्रोवाइड करवा देंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर डिसोल्यूशन की प्रोसेस कैसी है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस अगर यहाँ पर एक्सोथर्मिक है, पहले ही हीट निकल रही है वहां पे, और हम वहां पर क्या इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाएगा ना दोस्त। क्या होने लग जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाएगा। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो एंडोथर्मिक में अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, ठीक है ना, एंडोथर्मिक प्रोसेस, अगर किसी सॉल्यूट के लिए यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस है उसका डिसोल्यूशन, तो यहाँ पर एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ा के क्या हो सकता है, सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर एक्सोथर्मिक है किसी के लिए प्रोसेस, तो एक्सोथर्मिक में हम क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, वापस जाने लग जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन होने लग जाएगा। आई होप ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें, देखो नेचर की तो बात हमने कर ली है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर अफेक्ट करता है, बिल्कुल पोलर पोलर, नॉन पोलर नॉन पोलर में अच्छे खासे इंटरेक्शन होते हैं। फिर हमने टेम्परेचर की बात करी, टेम्परेचर में हमने बोला अगर एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक है तो दोनों में डिफरेंट टाइप से यहाँ पर क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा। और अगर हम बात करें प्रेशर की, प्रेशर की जब हम बात करेंगे तो प्रेशर का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। प्रेशर का यहाँ पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि जो सॉलिड्स होते हैं इनकम्प्रेसिबल होते हैं। कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, आपको पता है, तो यहाँ पर प्रेशर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। आई होप ये तीनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स किसमें, लिक्विड में, कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट क्या चीज हमारे पास रहने वाली है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी हमको पढ़नी है, ठीक है, गैसेस की लिक्विड में सॉल्युबिलिटी पढ़नी है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम बात करेंगे कि कुछ गैसेस ऐसी होती हैं जो लिक्विड में आसानी से क्या हो जाती हैं, यहाँ पर कैसे लिक्विड में, जैसे वाटर, वाटर में कुछ गैसेस अच्छे से डिसॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। वाटर कैसा है, चलो यहाँ पर भी वही वाला फिनोमेना लगा लेते हैं। वाटर कैसा होता है, पोलर होता है। वाटर कैसा होता है, वाटर होता है पोलर। तो अब जो पोलर गैसेस होंगी वो वाटर में अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगी, है ना, पोलर पोलर इंटरेक्शंस, सिमिलर टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगी। लेकिन जो नॉन पोलर गैसेस होंगी, नॉन पोलर, चलो पहले पोलर गैसेस के बारे में बात करते हैं। जैसे NH3 HCl कैसे हैं, पोलर हैं, तो वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे, वाटर में आसानी से डिसॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर O2 N2 और हीलियम जैसी गैसेस, कैसी गैसेस हैं, नॉन पोलर गैसेस हैं, तो ये वाटर में अच्छे तरीके से डिसॉल्व नहीं होने वाली है। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वही चीज क्या है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर पोलर इंटरेक्शंस, नॉन पोलर इंटरेक्शंस, ठीक है। पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में अच्छे से डिसॉल्व होगा, कर सकते हैं इस चीज को। फिर अगर यहाँ पर बात करें सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो टेम्परेचर का इफेक्ट तो देखो क्या होने वाला है। सिंपली अगर मैं आपको यहाँ पर चीज़ें बताऊं, दो तरीके से बता सकता हूँ। पहले चीज़ तो जो गैस का लिक्विड में यहाँ पर क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। कैसी प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, क्या करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, तो अपने आप ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, अपने आप ही क्या होगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन
अगर मैं यहाँ पर दूसरे तरीके से समझने का इसको कोशिश करूँ, दूसरे तरीके से भी अगर मैं इसको समझूँ, तो यहाँ पर हमारे पास जैसे मैंने बात करी, सिंपली आप इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ पर क्या है, लिक्विड है, और इस लिक्विड में यहाँ पर गैस डिजोल्व हो रखी है, थोड़ी सी गैस डिजोल्व हो रखी है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको हीट कर रहा हूँ, मैं इसको हीट कर रहा हूँ। यहाँ पर हीट करने से मुझे बताओ क्या होगा, ये गैस इस लिक्विड को छोड़कर उड़ेंगे ना, क्यों, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ने वाली है। ठीक है, गैस के जो मॉलिक्यूल्स है, जब मैं उनको हीट करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा उनका, तो वहां पर उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो लिक्विड को छोड़कर बाहर तो जाएंगे। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इससे इफेक्ट पड़ेगा कि यहां पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, यहां पर क्या हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि टेम्परेचर जैसे इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल्स, गैसियस मॉलिक्यूल्स की यहां पर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और वो लिक्विड को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे, लिक्विड को छोड़कर बाहर निकलेंगे। ये हमको क्या इंडिकेट करता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। कब, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं। आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे। चलिए, प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, प्रेशर का इफेक्ट भी तो हमको ध्यान में रखना है। प्रेशर का यहाँ पर गैस की सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। अरे मुझे बताओ यार, इसके ऊपर मैं यहाँ पर एक हाथी बिठा दूं, इसके ऊपर थोड़ा गैस, अगर गैस है उसको मैं यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करूं, तो गैस उसमें डिसॉल्व होगा या उड़ेगा बाहर की तरफ। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। इसके ऊपर मैंने एक पिस्टन लगाया, पिस्टन पे वेट मैंने यहां पर लगाया, वेट लगाने से इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। क्या क्या गैस घुलना ज्यादा स्टार्ट हो जाएगा, ज्यादा गैस घुलने लग जाएगी। यस, बिल्कुल सही, यहां पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी। जब हम क्या करेंगे, जब हम यहां पर क्या करेंगे, जब हम इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है, प्रेशर इंक्रीज करने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। कब, जब हम किसी गैस को लिक्विड पे यहाँ पर क्या करते हैं, डिसॉल्व कर रहे होते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये हमने इफेक्ट पढ़ लिया है किसका, प्रेशर का इफेक्ट पढ़ लिया हमने, टेम्परेचर का इफेक्ट पढ़ लिया हमने, नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, किस पर, सॉल्युबिलिटी पर, किसका, गैसेस का लिक्विड में। आई होप ये चीज आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और इसी को बताने के लिए यहाँ पर एक इंसान आए, एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम है हेनरी। हेनरी ने क्या बोला, हेनरी ने यहाँ पर क्या बात करी, हेनरी ने यहाँ पर बोला कि यहाँ पर क्या होता है, जैसे इधर समझो, यहाँ पर क्या है, कोई लिक्विड है, यहाँ पर कोई लिक्विड है, इस लिक्विड में यहाँ पर कुछ गैस है, यहाँ पर कुछ गैस डिजोल्व हो रखी है, यहाँ पर कुछ गैस डिजोल्व हो रखी है, और कुछ गैस यहाँ पर लिक्विड के ऊपर भी है, कुछ गैस यहाँ पर क्या है, लिक्विड के ऊपर भी है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, यहाँ पर ये बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पर क्या है, कुछ गैस है और कुछ मॉलिक्यूल्स, आप मुझे बताओ यहाँ पर किसके भी होंगे, यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स इस लिक्विड के भी तो यहाँ पर वेपर फेज में होंगे, कुछ मॉलिक्यूल लिक्विड के भी वेपर फेज में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एक टर्म आता है जिसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। यहाँ पर क्या टर्म आता है, पार्शियल प्रेशर, वो आपको समझना है पार्शियल प्रेशर क्या होता है। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर जब ऊपर की तरफ कौन कौन से यहाँ पर किस किस चीज के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर एक तो गैसियस मॉलिक्यूल्स होंगे, गैस के मॉलिक्यूल होंगे जो गैस डिसॉल्व हो रहे हैं यहाँ पर लिक्विड में, और कुछ वेपर्स भी तो हैं उस लिक्विड के, कुछ इस लिक्विड के वेपर्स भी होंगे यहाँ पर ऊपर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है। कुछ यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और कुछ यहाँ पर इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स भी वेपर फेज में प्रेजेंट है। तो मुझे बताओ यहाँ पर जो, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रेशर अप्लाई हो रहा है, यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई हो रहा है किस किस की वजह से हो रहा है, यहाँ पर प्रेशर लिक्विड के जो यहाँ पर वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स है उसकी वजह से, साथ ही साथ जो गैसेस मॉलिक्यूल्स है गैस ऊपर, उसकी वजह से अप्लाई हो रहा है। तो टोटल प्रेशर जो है उन दोनों की वजह से अप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम बात करें कि जो प्रेशर इस मॉलिक्यूल्स, किसके, गैस के मॉलिक्यूल की वजह से अप्लाई हो रहा होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, तो उसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर यानी कि किसी पार्ट की वजह से, दो ही चीज तो है वहां पर, एक तो गैस के मॉलिक्यूल्स है, एक वेपर, लिक्विड के जो वेपर्स है उसके मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर मैं प्रेशर किसकी वजह से बोलूं, सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल की वजह से बोलूं, तो उसको बोला जाता है पार्शियल प्रेशर। उसको क्या बोला जाता है, पार्शियल प्रेशर बोला जाता है। और किसके, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, कहां पर हो, वेपर फेज में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो उन्होंने यही बात कही है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज, ये जो गैस है जो इसमें डिसॉल्व हो रखा है वो ऊपर भी है, तो उसका पार्शियल प्रेशर
यहाँ पर जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कि जहां मोल फ्रैक्शन कहां देखना उसका, यहां पर सॉल्यूशन में। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? मोल फ्रैक्शन मैं बात कर रहा हूं, चलो गैस को मैंने एक्स बी मान लिया, चलो यहां पर मैं मोल फ्रैक्शन किसको, गैस मेरा सॉल्यूट है, गैस कौन है, सॉल्यूट है। तो क्या बात यहां पर आपको समझ में आई, पार्शियल प्रेशर है जो गैस का, कहां पर, वेपर फेज में, वेपर फेज में गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर मैं बात कर लेता हूं, चलो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, ठीक है, बी बोल रहा हूं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, कहां पर है जो, यहां पर, उसका मोल फ्रैक्शन कहां देखना है हमें, यहां पर सॉल्यूशन में देखना है। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूशन में। इतनी बात समझ गए? यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जैसे ही हटता है तो एक कांस्टेंट यहाँ पर इंक्लूड होता है जिसको केएच बोलते हैं, और ये होता है हेनरी कांस्टेंट। ये क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। क्या होता है, हेनरी कांस्टेंट होता है। और जो ये हेनरी कांस्टेंट है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ये किसी चीज पर डिपेंड करता है, जैसे ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ गैस पे और टेम्परेचर पे, ठीक है, नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। बात करें जैसे जैसे यहाँ पर केएच इंक्रीज होता है केएच कैसे इंक्रीज होता है, तो केएच यहाँ पर जैसे इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज होता है वैसे ही क्या होगा, यहाँ पर केएच इंक्रीज होता है, और तब यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाएगी। क्या बात हुई, नहीं आई समझ में? चलो दोबारा देखते हैं। केएच जो है, केएच इंक्रीज होता है कब, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। केएच कब इंक्रीज होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, और टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। यानी कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी तो केएच इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो केएच इंक्रीज होगा। यानी कि केएच जो है वो इंडिपेंडेंट नहीं है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। यहाँ पर किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करता है। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमने देखा हेनरी लॉ क्या होता है। हेनरी लॉ बहुत ईजी है, आसानी से आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए आज के लेक्चर के लिए इतनी ही हम यहाँ पर देखेंगे, आने वाले लेक्चर में हम यहाँ पर एप्लीकेशंस पार्ट देखेंगे हेनरी लॉ का, यहाँ पर लिमिटेशंस देखेंगे हेनरी लॉ के, और उसके बाद उसके अगले लेक्चर में राउल्ट्स लॉ यहाँ पर स्टार्ट कर लेंगे। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।